नमस्कार। ज्वासिंदी के इस बेहद खास कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा आपने जोर शोर से सुना होगा, जो दिया गया था तब के प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू की ओर से। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस नारे को बड़े ज़ोर शोर से जो है प्रचारित भी किया गया था और कहा गया था हिंदी और चीनी भाई भाई हैं, हिंदुस्तान और चीन जो है वो भाई भाई हैं। लेकिन उसके बाद में ये नारा गूंज ही रहा था, सब इस नारे को गा ही रहे थे। लेकिन इस सब के बीच 1962 का युद्ध हुआ, जिसके बाद जो है असल में जवाहरलाल नेहरू को ये रियलाइज़ हुआ कि असल में ये जो नारा हमने दिया ये कितना गलत था और किस तरह से दोस्ती के नाम पर छुरा जो है घोंपा गया चीन की ओर से। चीन के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास जो है कर बैठे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उसके बाद चीन ने जो है उन्हीं के साथ दगा किया और ज़मीनों पर कब्जा कर लिया भारत की। अब ये एक बार फिर से हो रहा है। हालांकि इस बार कोई इस तरह का नारा तो नहीं दिया जा रहा है या दिया गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन ज़मीनों पर कब्जा करने का जो सिलसिला है वो चीन की ओर से अब भी जारी है। 2017 में डोकलाम में गतिरोध हुआ था और उसके बाद में अब जो है गलवान घाटी में जो है गतिरोध जारी है। लद्दाख के अंदर जो है गतिरोध है और इसी की वजह से 15 जून को हमारे सैनिक जो हैं उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए। आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, स्ट्रेट टॉक करने वाले हैं भारत चीन स्टैंड ऑफ के ऊपर। तो भारत चीन स्टैंड ऑफ जो है वो जारी है। भारत और चीन के बीच में तनाव जारी है, गतिरोध जारी है और 1962 का युद्ध हुआ था, लेकिन उस युद्ध के बाद अब पहली बार हुआ 15 जून को, जब सरहद पर यानी चीन और भारत की जो सरहद है उस बॉर्डर पर हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हों। 1962 के बाद ये पहली बार था और इसीलिए इसे बड़ा माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच में करार अब तक था कि भारत या फिर चीन दोनों की तरफ से LAC पर हथियार जो है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। ये करार था दोनों देशों के बीच में, जिसे ब्रेक किया चीन ने। और ब्रेक भी कैसे किया? सरहद पर कोई गोली नहीं चली है, लेकिन नुकीले जो है हथियारों का इस्तेमाल चीन की ओर से किया गया, कांटेदार हथियारों का इस्तेमाल जो है चीन की ओर से किया गया। चीनी सैनिक पूरी तैयारी के साथ LAC पर पहुंचे थे उस दिन लद्दाख पर गलवान घाटी में, और जहां पर जो है कोशिश ये थी कि भारत के हिस्से पर कब्जा किया जाए, भारत का कुछ हिस्सा जो है वो उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। लेकिन जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो चूंकि वो पहले ही पूरी तैयारी के साथ आए थे और अच्छी खासी तादाद में लोग जो है पहुँचे थे वहाँ पर, यानी चीनी सैनिक जो है वो वहाँ पर पहुँचे थे, जिसके बाद जो है ये पूरी झड़प हुई और उसके बाद चीनी सैनिकों ने हमला किया। हालांकि रिटेलिएट जो है जाहिर तौर पर अपने बचाव के लिए भारतीय सैनिकों ने भी उनको रोकने की कोशिश की होगी, उस समय डिफेंस किया होगा, जिसमें चीन के जो कुछ सैनिक हैं उनके भी मारे जाने की खबर है। लेकिन भारत के 20 सैनिक जो है वो शहीद हुए हैं और कई सैनिक जो हैं वो घायल भी हुए हैं। इस पूरे गतिरोध के बीच में बहुत सारे सवाल भी हैं जो उठ रहे हैं लगातार, जिनके ऊपर हम बात भी करने वाले हैं आज इस स्ट्रेट टॉक के मंच के जरिए। क्या वो सवाल हैं, एक बार उन सवालों पर भी नजर डालते हैं। तो सवाल ये कि जमीन चोर चीन क्यों नहीं आता अपनी हरकतों से बाज? क्यों बार बार इसी तरह की हरकतें जो है वो चीन की ओर से की जाती हैं? डोकलाम के बाद गलवान में क्यों हुआ गतिरोध? आखिर क्या मंशा है? मंशा साफ है खैर जमीन चोरी की, लेकिन क्यों बार बार इस तरह की हरकतें चीन कर रहा है? क्या विदेश नीति के मोर्चे पर फेल हो गई है भारत सरकार, क्योंकि विपक्ष देश में अब कुछ इसी तरह की बातें कर रहा है? क्या कांग्रेस के आक्रामक रवैये में है दम, यह है महज राजनीति? क्या वाकई में कांग्रेस जो है इस समय जिस तरह से आक्रामक दिख रही है वो चाहती है कि चीन को जवाब दिया जाए, या फिर राजनीति है? आखिर कैसे सिखाया जा सकता है चीन को सबक?
क्या है भारत चीन गतिरोध पर आपकी राय, ये आप ज़रूर बताएं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले के ऊपर और आप किस तरह से देखते हैं कि कैसे इस मसले को ख़त्म किया जा सकता है। जब ख़त्म किए जाने की मैं बात कर रही हूँ तो भारत की तरफ से सैन्य तरीके से जो है बातचीत की जा रही है, मिलिट्री लेवल टॉक्स जो है वो जारी हैं, लेकिन वहाँ से भी कुछ जो है पॉजिटिव निकल कर सामने नहीं आ रहा है। बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाने की ज़रूर कोशिश जो है वो भारत कर रहा है सैन्य तरीके से, यानी मिलिट्री टॉक्स हो रही हैं, लेकिन फिर भी कोई इसका अभी तक तोड़ नहीं निकला है। कूटनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से भी बातचीत हो रही है, लेकिन फिर भी इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। भारत बार बार एक ही बात कह रहा है कि अप्रैल में जो स्थिति थी, यानी कि अप्रैल में चीन के सैनिक जिस सीमा में थे वो वापस से उसी सीमा में चले जाएं, क्योंकि वो भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरह से शांति अप्रैल में थी वैसे ही शांति कायम हो और अपने हिस्से में सब रहें, लेकिन चीन है कि इस बात को मानने को तैयार नहीं है और बार बार जो है पहले जो है 5-6 मई को झड़प हुई थी, जो सबसे पहली बार दोबारा से अभी झड़प हुई है। पहले 5-6 मई को हुई और उसके बाद में 15 जून को जो है झड़प नहीं, हिंसक झड़प हुई है, क्योंकि हथियार का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद चीन ने वो करार भी तोड़ दिया है जो दोनों देशों के बीच में था। तो ये पूरी जो है स्थिति इस समय बनी हुई है लद्दाख में, लेकिन इसके साथ ही साथ जब ज़मीन चोर चीन की मैं बात कर रही हूँ तो 1962 में जो है ज़ाहिर तौर पर देखा था कि किस तरह से चीन ने भारत के हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। तिब्बत जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, जो भारत का हिस्सा था, लेकिन चीन ने उसे छीन लिया। उसके बाद में 2000 और उससे पहले भी कई बार जो है इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन 2017 में भी काफ़ी जो है बड़ा मसला दोनों देशों के बीच हो गया था डोकलाम के अंदर, और 70 के करीब जो है 70-72 दिन के आसपास जो है लगे थे डोकलाम विवाद को सुलझाने में। डोकलाम विवाद को सुलझाने में भी आप देखिए कि किस तरह से वो विवाद सुलझा था। डोकलाम को सुलझाने के लिए ज़ाहिर तौर पर मिलिट्री टॉक्स भी हुई थी, डिप्लोमेटिक तरीके से भी इसे सुलझाने की कोशिश हुई थी। बार बार कहा गया कि शांति रहे, किसी तरह की हर जो है इस तरह की घटना ना हो। दोनों चीन के सैनिक और भारत के सैनिकों के बीच में झड़प हो गई थी, लेकिन उस समय हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन दोनों के बीच में, दोनों देशों के सैनिकों के बीच में धक्का मुक्की जो है वो हुई थी। उसकी तस्वीरें जो है वो भी सामने आई थी। लेकिन अब जो है उसके बाद क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो है चीनी समकक्ष से बात की गई, शी जिनपिंग से बात की गई, और उसके बाद में ये मसला जो है वो कहीं जाकर सुलझा था। डोकलाम के अंदर क्या हुआ था कि डोकलाम जहाँ पर बोटलनेक एरिया है, वो हिस्सा जो भूटान का है उसे चीन अपना बताता हुआ नज़र आता है, डोकलाम को जो भूटान का हिस्सा है। लेकिन भारत के जो सैनिक है वो भूटान के साथ, चूँकि भारत की संधि है, तो ऐसे में भूटान के लिए उस हिस्से को भारत की सेना जो है वो सुरक्षित करती है, लेकिन चीन जो है वो भूटान के हिस्से को अपना हिस्सा बताने पर तुला हुआ था और इसीलिए ये पूरा गतिरोध हुआ। अब जो लद्दाख में भी जो इस समय स्थिति है, गलवान घाटी का जो हिस्सा है उसमें जो भारत का हिस्सा है उसे चीन जो है वो अपना हिस्सा कहकर बार बार बात कह रहा है और उस पर कब्जा करना चाहता है। जब चीन अपना हिस्सा कहकर बात करनी शुरू कर दे कि ये हमारा एरिया है, यानी कि चीन पूरी तैयारी में है उस हिस्से पर कब्जा करने के लिए। लेकिन चीन की ये बातें जो हैं उसमें भी कितना दम है, क्योंकि चीन बार बार कहता है कि ये हिस्सा हमारा है, लेकिन भारत ने कभी चीन के हिस्से पर कब्जा नहीं किया। तो फिर वो चीन का हिस्सा था तो वो भारत में कैसे आया? चीन ने कभी भी जो है भारत की ओर से कभी भी चीन के एरिया पर जो है ना इंटरफेयर किया गया है, ना जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही साथ एक और झूठ जो चीन की ओर से इस पूरे मामले में जो ताज़ा भी चल रहा है, लद्दाख में जिस तरह से गतिरोध हुआ है, इसमें एक और झूठ जो चीन की ओर से बोला गया आफ्टर 15 जून, वो झूठ है कि भारत की ओर से जो है सीमा क्रॉस की गई, भारत की ओर से जो है हमला किया गया और भारत की ओर से जो है सैनिक जो है वो हावी हो गए थे। ये कुछ बातें हैं जो चीन की ओर से कही गई हैं, चीन के प्रवक्ता की ओर से कही गई हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर भारत की ओर से किया जाता तो भारत
हो सकता है फिर पूरी तैयारी के साथ करता, लेकिन अगर भारत करता तो फिर भारत के सैनिकों के पास हथियार क्यों नहीं थे? क्यों ये नुकीले हथियार जो हैं वो चीन के सैनिकों के पास थे, ना कि भारत के सैनिकों के पास? जब संधि है, जब करार है दोनों देशों के बीच में कि हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, तो फिर कैसे इतनी तैयारी के साथ चीन के सैनिक वहां पर पहुंचे हुए थे? कैसे अपने हथियारों को लेकर वहां पर पहुंचे गए हुए थे? और जहाँ तक भारत के जो है मिलिट्री एक्शन की बात आती है, तो भारत का हमेशा से एक ही स्टैंड रहा है कि भारत कभी भी इन एनी सर्कमस्टांसेस, कभी भी भारत जो है वो सबसे पहले अटैक नहीं करेगा। भारत कभी भी अटैकिंग मोड में जो है नहीं रहा है। भारत ने हमेशा डिफेंस किया है, फिर चाहे वो कितने भी युद्ध हुए हों, कभी के भी चाहे बात हम ले लें, चाहे सीज फायर्स के जितने उल्लंघन होते हैं उस टाइम की बात कर ले लें, या जो अभी चल रहा है उसकी हम बात ले लें, तो भारत हमेशा डिफेंसिव मोड में रहा है। भारत ने कभी भी अटैक फर्स्ट नहीं कहा है। और सबसे जो है हमेशा भारत यही बात कहता रहा है कि भारत कभी भी पहली गोली भारत की ओर से नहीं चलेगी, लेकिन अगर दूसरे एंड से भारत के ऊपर गोली चलेगी तो फिर भारत ज़रूर उसका जवाब देगा। और जब जवाब की बात आ रही है तो अब उसी की तैयारी जो है वो भी लद्दाख में चल रही है, क्योंकि जब अब 20 जवानों की शहादत हो गई है, तो इस शहादत की आग जो है वो पूरे देश में उबल रही है। और जाहिर तौर पर ये मांग की जा रही है कि जवानों की जो शहादत है, 20 जवानों का शहीद होना कोई मामूली बात नहीं होती है। लेकिन अब जब भारत माता के वीर सपूतों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी है, सर्वोच्च बलिदान अपना दिया है, तो उसके बाद में बस एक ही गूंज सुनाई दे रही है कि उनका ये बलिदान जो है वो यूं ही व्यर्थ ना जाए। और इसके साथ ही साथ जो है चीन को सबक सिखाने की बात भी हो रही है, जिसकी तैयारियां भी अब चल रही हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रेट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं भारत चीन स्टैंड ऑफ के बारे में। मुकेश भास्कर जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, अवंतिका जी। जी मुझे इस पे कुछ पॉइंट्स रखने हैं जी सर। कि अब जैसा आपने अभी बोला या सभी जानते हैं, खैर अब तो वर्ल्ड ओवर ये फेमस ही है, ओपन ही है कि भारत के भी 20 जवान शहीद हुए। और आप देखिए कि ये तब हुआ कि जब उन्होंने धोखे से किया, और ये एग्रीमेंट था कि हम फायर आर्म्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये गए भी एक्चुअली गुड फेथ में ही थे, उनको कहने पे तुम जैसे हमारा आर्मी का भी एक मीटिंग हुई है और आपने प्रॉमिस किया था कि हम पीछे हटेंगे, ये अपना जो टेंट वेंट लगाया अभी इसको भी ले जाओ, अब ये क्यों नहीं हटा रहे? तो वो उन्होंने हमारे जो शायद कर्नल थे उन पर अटैक कर दिया। तो मेरा ख्याल वहां से फिर ये बड़ा विवाद बढ़ा, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं करते हैं जी। तो और फिर वो पता चला कि वो तकरीबन 1000 कुछ प्लस माइनस थे, और ये इनको तो पता ही नहीं था, ये तो 200-250 थे। तो जब इनको पता चला तो तब जाके हुआ। और तब भी इन्होंने ऐसा तो यूएस वाले भी मानते हैं कि 35, दूसरे मानते हैं कि ये तकरीबन 40 से 50 तक, तो इन्होंने उनको भी मारा इसके बावजूद। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है, ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और अब देखिए कि अगर तो हम ये अवंतिका जी मानते रहेंगे कि उसका वो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि ये बलवान अब सारा हमारा है, और अगर हम मानते रहेंगे कल को तो वो और आगे आ जाएगा कि ये भी हमारा है, वो भी हमारा है। हम कहेंगे अच्छा भैया दिल भी तेरा हम भी तेरे, मतलब ऐसे चलता थोड़ी है कि वो कहता रहेगा और हम मानते रहेंगे। अब जब उसने मुझे क्योंकि कुछ टीवी रिपोर्टर्स ने वहाँ जो लद्दाख के हैं उन्होंने वहाँ लोगों से बात किया, वो कह रहे हैं जी कि हम जो चीन आगे आ गया हुआ है, पहले हम अपने वो जो उनके जो होते हैं गाय भैंस उनको चराने बकरियां उनको आगे ले जाते थे, अब हम नहीं ले जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ चीन बैठा है। इसका मतलब है कि पहले वो भारत का ही था, लेकिन अब वो चीन बैठा हुआ है उस पर। तो तब वो नहीं जा रहे पे, वो कितना है कितना नहीं है वो तो देखिए हमें नहीं पता। तो अगर हम मानते रहेंगे कि वो उस चीन ने तो ये कह दिया तो ठीक है,
तो वो चलने वाला नहीं है। बिल्कुल किसी ना सर। किसी, कभी अभी ना तक कभी तो देखिए। जब 1962 में भी युद्ध हुआ था तो उस समय भी तो पूरा विश्वास था कि दोस्त है चीन, कभी भी जो है इस तरह की हरकत नहीं करेगा, लेकिन दोस्ती में छुराई तो घोंपा था 1962 में भी चीन ने। और तिब्बत जो भारत का हिस्सा था उस पर भी तो चीन ने धोखे से कब्जा किया था ना, वो भी तो भारत का हिस्सा था। ऐसे ही बिल्कुल आगे आगे जो है भारत की जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है वो। वो सिर्फ भारत का ही नहीं है, पहले वो चीन बना ही, कभी को मैग्नोलिया पे उसने कब्जा कर लिया, कभी उसने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, और फिर वो अब वो ताइवान को देख रहा है, वो हांगकांग को देख रहा है, और सो में सो अभी पता चला है कि उसने नेपाल के कुछ एरियाज को भी वो अपने उसमें कंट्रोल में कर लिया हो अभी वेरी रिसेंटली। तो वो तो बनी इस ढंग से रहा है। तो अब तो देखिए, क्योंकि एक भारत ही एक ऐसी कंट्री है कि जो खड़ा उसके मुकाबले में हो सकता है। राइट। और अगर ये नहीं हुआ तो ये डूब मरने जैसा हो जाएगा, वर्ल्ड को फेस नहीं दिखा पाएंगे। देखिए छोटा सा वो ताइवान है, वही हमारी इतनी सपोर्ट कर रहा है, कितना वो एनकरेज कर रहा है। और इनको तो बिल्कुल करना चाहिए। मुझे तो जो लगता है जी कि इनको कहना चाहिए, भाई तेरा तो गलवान है ही नहीं, कहीं है ही नहीं, तो फॉरगेट अबाउट इट। लड़ना है तो खड़ा रहा, जब जब हमारे में ताकत हो तो यार हम ले लेंगे, चल तू बैठा है ना, बैठा रहे, हम तो जब हम में ताकत हो हम ले लेंगे, लेकिन तेरा गलवान नहीं है। हम सारे जैसे तू कह रहा है, हम उससे ज्यादा बड़े शोर में कह रहे हैं कि ये तेरा सारे का सारा गलवान है ही नहीं, यू आर ऑक्युपायर। सो बैठा है, कितनी देर बैठा है वो तो देखिए मुझे नहीं पता है, लेकिन इफ आई एम, मुझे मेरे पास कुछ होगा तो मैं तो, अगर मेरे पास कोई दूसरा अपोनेंट होगा, मैं उसको यार तू कोई बात नहीं, आज तू बैठा है ना, लेकिन ये है सारा मेरा, आज नहीं तो कल मेरा होगा, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं देखो इनको अड़ना पड़ेगा। अब जैसे वो भी हैं और वो बैठे हुए हैं, तो अब फिर बात क्या हो रही है, इसका मतलब देखिए कुछ वो आगे है, तभी तो हम वो बात हो रही है, नहीं तो अगर वो होगा ही नहीं तो बात कहाँ होगी। इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कि वो पॉकेट्स ना हो, जैसे कह रहे हैं कि उनकी कोई कब्जे पोस्ट नहीं है, ये नहीं हो सकता है, लेकिन पोस्ट आगे होगी ही नहीं जब हम कहते ही नहीं कि वो हमारा, हम फोर्सफुली बोलते ही नहीं है। जहाँ वो आगे आ जाता है तो ठीक है, हम और पीछे हो जाते हैं, या अच्छा हम इधर बैठ जाते हैं। तो वो तो थोड़ा इनको कहना पड़ेगा, भाई पता नहीं वो तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारा कौन सा यहाँ पर रजिस्ट्री हो रखी है, भाई तुम आगे हो को नहीं आने वाले, कैसे कह रहे हो? तो ये तो हमें पता चला कि ये तो सारे का सारा हमारा यू आर इनसाइड, तो हम अब इससे बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब जैसे थोड़ी इनको प्लान करना चाहिए। भाई कई बार तो होता है ना कि बातों से बात देखिए बनती नहीं, ये तो होता है कि जो आगे बैठा है और उसको आदत भी है, जिसको खून की आदत, जिस जानवर को खून की आदत लग जाती है वो फिर खून वो पीता हो। तो अगर उसको आदत ही पड़ गई कि मैंने कब्जे करने हैं और ये उन्होंने बैठ के देखना है, तो और दूसरे भी खून पिलाने को तैयार है, तो मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन समहाउ कोई ना कोई तो आता है कि नहीं भैया मैं वो नहीं, तो वो मुझे लगता है कि भारत को भी कहीं ना कहीं तो कहना ही होगा कि हम रहे ना रहे, देश रहना चाहिए। तो इनको रोकना चाहिए, क्या वेट करें किसी राइट टाइम के लिए। जैसे वो अगर धोखा कर सकता है तो भाई धोखा क्या तुम्हें अलाउड है क्या? वो तुम्हारे हिस्से में लिखा है। सर फितरत की बात होती है ना कि भारत की वो फितरत नहीं है कि हम धोखा दें। नहीं जी देखिए अवंतिका जी, अब देखो मुझे थोड़ा सा ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं हर भी को, अब ठीक है मेरी नेचर है मैं किसी की मदद ले लूं, चलो मैं अगर मान लिया मैं शरीफ हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी आदत है, मुझे पता है कि मेरी आदत है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे घर के कमरे पे दिया दूसरा बैठा, मैं इसका लड़ नहीं सकता, या कुछ और बात है, चलिए मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ। तो मैं किसी अपने भाई को, किसी अपने कजन को, अपने किसी यार दोस्त को जो थोड़ा ताकतवर है या जो पता है कि इसको थप्पड़ मार सकता है, मैं उसको खाने पे बुलाऊं। नहीं मैं कह रही हूँ धोखाधड़ी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सामने से जरूर डटकर सामना करता है भारत, और जो इस मामले में भी हो रहा है कि तैयारियां तमाम चल रही हैं, क्योंकि भारत पीछे तो नहीं हटेगा कि किसी भी कीमत पर, ये नहीं है कि चीन को अपनी जमीन दे दे, लेकिन वहां पर डटकर खड़ा है, मुकाबला करेगा और उसको मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। सिर्फ देखिए उसको पीछे भी धकेलना, अगर वो बैठा रहेगा, वो आगे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है समथिंग इज गोइंग ऑन। अब 12-12 घंटे मीटिंग हो रही है और फिर वो कहता जा रहा हूँ और उसके बाद भी नहीं जा रहा है, तो दैट मींस कि उसकी नीयत खराब है। जब उसकी नीयत हमें पता, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, हमें पता चल गया कि ऐसे हो गया है, तो ठीक है भैया, अब चाहता है कि मुझे धक्का मारा जाए। जहाँ तक मैं बिलीव करता हूँ कि वो इंटरेक्टली कह रहा है, मुंह से तो नहीं कह रहा, लेकिन अदरवाइज वो कह रहा है कि मुझे धक्का मारो,
तब मैं जाऊंगा, अगर धक्का मार सकते हो तो ठीक है भैया, फिर हम वो तरीके ढूंढेंगे, फिर भी वो फिर हमारा वो सिरदर्दी हमारी है, हम देख लेंगे कि कैसे हम धक्का बट डू यू थिंक सर कि भारत सरकार जो है वो फॉरेन पॉलिसी के मामले में कहीं फेल हो गई है? बिकॉज विपक्ष जो है वो यही कह रहा है, कांग्रेस की ओर से एलिगेशंस ये लगाए जा रहे हैं। हालांकि क्योंकि इस पूरे मसले को भी अगर हम देखें तो 2 मंथ्स अराउंड का टाइम होने वाला है। मई स्टार्टिंग से शुरू हुआ था और उसके बाद में अब जून जो है वो भी एंड की तरफ है, अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ है मामला। हालांकि डोकलाम के टाइम भी 70 के आसपास दिन लगे थे पूरा मामला सुलझने में। अब देखिए, मुझे बड़े, हाँ आपने बड़ा अच्छा लगा कि कांग्रेस का नाम ले दिया, आपने बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने इस पार्टी का नाम ले दिया। ये वो 2008 में जाके ये राहुल फिरोज खान जाके वहाँ और इसकी मदर जाके वहाँ पर एग्रीमेंट करके आए थे, और वो बड़ा मजेदार एग्रीमेंट कर रहे थे। आपका आजकल उसकी डिबेट हो रही है, वो पता नहीं चल रहा है, वो कह रहे बताओ किया क्या था, किसी को पता ही नहीं उसका। प्राइम मिनिस्टर गया नहीं वहां पर, वो देखिए मोनी बाबा तो वहां गए ही नहीं बेचारा, वो तो मुर्गा ही था, तो नाम का ही शेर था, मनमोहन सिंह था, पर सिंह वाली वो बात तो नहीं थी, तो वो यहाँ उसको बुलाया नहीं, और ये दोनों माँ बेटा पहुंच कर वहाँ एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसका पता नहीं। अब वो लोग कह रहे हैं भैया बताओ एग्रीमेंट क्या, कुछ थोड़ा थोड़ा जो समझ आया है वो दैट इज वेरी सीरियस। कितना कंफर्म है वो तो चलो अभी, अब ये जो गवर्नमेंट है या जो जो टीवी एंकर्स हैं वो जड़े उखाड़ रहे हैं कि वो था क्या, वो जो पता चल रहा है दैट इज आल्सो वेरी सीरियस। अगर वो इतना ही अच्छा है तो आप बता क्यों नहीं रहे, क्यों छुपा रहे हो, और किस कैपेसिटी में तुम चले गए भैया, वो भी एक अजीब बात है। ये कांग्रेस के तो इतना इन्होंने बेड़ा गर्क देश का स्टेप किया हुआ है कि अनबिलीवेबल। ये तो देश की किस्मत अच्छी है कि ये मोदी जी आ गई, बीजेपी आ गई थोड़ी, तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा इनके कपड़े उतारने शुरू किए, नहीं तो ये तो और ही तो बड़ा गर्क कर देते, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे ये लोग। तो उनका देखिए किया हुआ, अभी हथियार नहीं ले जाने, वो नहीं करने, ये तो यही करके आया हुआ है राहुल फिरोज का। तो ये वहाँ और भी जो एग्रीमेंट में जो अभी हमने बोला उसमें और भी निकलेगा, मुझे तो बहुत थोड़ा सा पता, अभी रहने देता हूँ, उससे अभी मैं नहीं बोलता, लेकिन जो पता चला दैट इज आल्सो वेरी सीरियस। राइट। तो होपफुली देश से खड़ा होगा और कहेंगे कि नहीं भैया ये गलवान सारा ही मारा है, तेरा तो कुछ में है ही नहीं, बस अब बात छोड़ो, हम मोटी सी बात जानते हैं। देखना होगा आगे स्टेप जो है वो भारत सरकार के लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ स्ट्रेट टॉक। थैंक यू। तो मुकेश भास्कर जी ने अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर किए हैं, और इसके साथ ही साथ उन्होंने भी कहा है कि भारत को डरना तो नहीं चाहिए। भारत हालांकि डरता भी नहीं है, भारत की ओर से साफ कहा गया है कि अगर कोई अटैक करेगा, कोई पहली गोली चलाएगा, तो फिर उसके बाद भारत जो है वो भी बराबर से मुकाबला करेगा। पहली गोली भारत के एंड से नहीं चलेगी, ये भारत ने हमेशा कहा है, क्योंकि भारत कभी अटैक नहीं करता है। लेकिन अगर भारत के ऊपर आँच आई तो उसके बाद में भारत भी छिपकर तो नहीं बैठता है। ये भी जो है कई बार स्पष्ट की जा चुकी है बात भारत सरकार की ओर से। और अभी जो ताज़ा मामला चल रहा है लद्दाख में, उसमें भी ये देखने को मिल रहा है, जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रीट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रीट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं भारत और चीन स्टैंड ऑफ के बारे में, क्योंकि लद्दाख के अंदर लगातार जो है गतिरोध बना हुआ है भारत और चीन के बीच में। 15 जून को यहाँ तक की एक झड़प हुई जिसमें भारत के 20 सैनिक जो हैं, 20 जवान जो हैं वो शहीद भी हो गए। इसके बाद से लगातार देश में मांग उठ रही है कि भारत जो है वो शांत ना बैठे, जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनकी शहादत को यूं ही व्यर्थ न जाने थे और इसका जवाब जो है वो ज़रूर दे। इसके बारे में भारत जो है वो इसके बाद से पूरी तरह से तैयारियां भी कर रहा है। जिस तरह से जो करार टूटा है, चीन ने जो हथियारों के साथ में हमला किया है जवानों के ऊपर, तो उसके बाद से ही अब भारत भी पूरी तैयारी में है कि भारत जो है वो किसी की भी कीमत पर अपनी ज़मीन का 1 इंच भी उधर नहीं जाने देगा, लेकिन वहाँ पर मुँह तोड़ जवाब जो है वो ज़रूर देगा। आप जो व्यूअर्स हैं हमारे जैसन दिखे, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। कॉल कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर लगातार फ्लैश हो रहा है। ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। बताना है आपको कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह से इस पूरे मसले को ख़त्म किया जा सकता है, या फिर आप क्या सोचते हैं किस तरह से चीन को सबक सिखाया जा सकता है, या फिर आप इस पूरे मसले के ऊपर ही आपके व्यूज़ या ओपिनियन क्या हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए। कॉल कीजिए
नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आपके लिए है, फ़ोन लाइन आपके लिए खुली हुई है। इसके साथ ही साथ ब्रेक से पहले मैंने बात की कि भारत जो है वो भी पूरी तैयारियां कर रहा है। भारत भी यूं ही शांत तो नहीं बैठेगा और इसकी तैयारियां देखिए तमाम चल ही रही हैं कि भारत जो है, हालांकि एक तो भारत की कोशिश है कि बातचीत के ज़रिए ही इस पूरे मसले को शांत कर दिया जाए, क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति में कोई भी देश जाता है तो वो जो भी दो देश उस युद्ध को लड़ रहे होंगे तो उन दोनों देशों के लिए वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि युद्ध की वजह से इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही युद्ध की वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान देश का होता है, दोनों तरफ से नुकसान होता है, सिर्फ एक साइड नहीं बल्कि लॉस जो है वो दोनों एंड्स पे होता है। इसीलिए युद्ध जो है वो ना ही हो तो बेहतर है। इसीलिए भारत की कोशिश है कि बातचीत के जरिए ही इस पूरे मसले को फिलहाल सुलझाया जाए। हेलो हेलो नमस्कार अवंतिका जी, सतीश बोल रहा हूँ। नमस्कार सतीश जी, बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रीट टॉक में। धन्यवाद अवंतिका जी। देखिए, जी। पिछले हफ्ते गुलाम रसूल गलवान जी के स्वर्गीय गुलाम रसूल गलवान जी, जिनके नाम से वो गलवान वैली पड़ी है, रिवर है, उनके परिवार का देखिए इंटरव्यू आया था। कितने प्यार से, कितने अदब से उन्होंने भारत माता का नाम लिया और उन्होंने बताई कुर्बानी अपने परिवार की कि उन्होंने भारत के लिए कितना उनके मन में प्यार है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया जिसमें कि गलवान जो है वो भारत का हिस्सा हमेशा 100 सालों से था और आज भी है। इतनी बढ़िया, इतनी सॉलिड स्टेटमेंट देना, उनके तो कोई जवाब, उनके आगे तो कोई जवाब ही नहीं दे सकता। अब देखिए, उस ताकत के सामने उसी तरफ दूसरी तरफ क्या दिखाते हैं यही जवान जिन्होंने ये उनको चोर चीनियों को पीटा, उनको पीटने के बाद देखिए क्या कह रहे हैं, अरे आज तो मजा आ गया। देखिए उन जवानों का हौसला देखिए, कहते आज तो मजा आ गया। क्यों? आज उनको एक असली मौका मिला देश की सेवा करने का, अपने हाथ पैर चलाने का उन चोर चीनियों के ऊपर जो उनकी धरती के ऊपर आए थे। ये है उनका जज्बा। मेरा सिर्फ यही विनती है कि इस वक्त हमारे सारे भारत प्रेमियों का ये फर्ज बनता है कि उन जवानों के उस साहस के लिए हम हमेशा उद्घोष करें जो वो जवान करते हैं, भारत माता की जय। वो सदा यही कहते हैं, भारत माता की जय। भारत माता की जय कहने से देखिए उनका हौसला बुलंद होता है, उनको अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं, जो चोटें उनको लगी हैं वो थोड़ी देर के लिए वो भूल जाते हैं। वो समझते हैं ये चोट तो क्या है, ये तो हमने अपनी माँ की सेवा की है। वो उसको सेवा का ही एक रूप देके समझते हैं। उस वक्त हमारे जैसे एक अच्छे नागरिक, जो अच्छे भारतीय हैं, उनको भारत माता की जय कहनी ही चाहिए। उससे वो जब जवान सुनते हैं कि अच्छा हमारे बारे में इतना अच्छा कहा गया है और हमारे नाम के साथ भारत माता की जय का उद्घोष किया है, उनका साहस बढ़ता है। हाँ, भारत में भी कुछ है, कोई खालिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी है जो कि भारत माता की जय कहने में उनको शर्म आती है, वो अलग बात है। लेकिन हम लोगों का फर्ज है जो कि एक अच्छे भारतीय हैं कि ये काम करें। सो ये तो हमें करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। अब चीन ये आजकल इस तरह मिसबिहेव क्यों कर रहा है? पहली बात अवंतिका जी, चीन की ये शुरू से ही आदत रही है। मुझे 59 के दिन याद है जब चाउ एन लाई इंडिया आया था, इनका उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त इनके प्रेसिडेंट होते थे माओ सी तुंग, चीन के। उस वक्त अवंतिका जी, ये बंदा 3 दिन के लिए मेरे ख्याल इंडिया आया था और बातों बातों में इसने पंडित नेहरू को कहा था, पंडित नेहरू ने उनको वो दिखाया था जाके भाखड़ा डैम कि देखो हम कितना अच्छा डैम बना रहे हैं ताकि हमारे देश की तरक्की हो और हम और आप मिलके आगे बढ़ेंगे। उस बंदे ने डैम की तारीफ नहीं की, उसने सिर्फ ये पूछा कि मुझे इस डैम की डायमेंशंस बता सकते हो आप। यानी कि इनकी जो चोरी, इनकी जो बेईमानी है चीनियों की, वो इनकी फितरत में घुसी हुई है। उस वक्त तो चलो
चाउएन लाई प्राइम मिनिस्टर था और उसके ऊपर वो माओ सी तुंग इनके प्रेसिडेंट थे। पर आज का जो प्रेसिडेंट है गीत अवंतिका जी, ये प्रेसिडेंट इनका फॉर लाइफ है। दिस फेलो इज ए रोग पर्सन, ही नोज वेरी वेल दैट पोलिटिकली nobody can touch him now. So inside the country, this fellow is like a stubborn asshole, a stubborn mule. एक जिद्दी टट्टू की तरह है। इसको कोई कंट्री की रिस्पेक्ट का, उस चीज का कोई इसको कंसर्न नहीं है। अब बात आती है, ये तो इनके बिहेवियर में चेंज का कारण है कि उसको कोई शर्म नहीं है, उसको कोई किसी किस्म का ख्याल नहीं है। लेकिन इस वक्त उसने क्यों चुना भारत के ऊपर अटैक करने का? अवंतिका जी, पिछले 3 महीनों से ग्राफ अगर आप इकोनॉमी का देखिए, पॉपुलैरिटी का देखिए, स्टेडीली स्लोली चीन का वैली की तरफ जाता जा रहा है, जिसको कहते हैं गोइंग डाउन द साउथ, और भारत का ऊपर होता जा रहा है। रिस्पेक्टेबिलिटी भारत की और डिपेंडेबिलिटी भारत की रेपुटेशन आप देखिए, इट इज आउट बीटिंग चीन लाइक एनीथिंग, आउट स्मार्टिंग चीन। उसकी वजह क्या हुई अवंतिका जी? चीन की इकोनॉमी हर्ट होनी शुरू हो गई। चीन स्टार्टेड लूजिंग मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स। अमेरिका ने वो लगाई है चीन को, जितना के अखबारों में नहीं आता, लेकिन अमेरिका ने लगाई। अमेरिका ने 3 दफा पिछले 3 महीनों में ट्राई किया सामान लेने के लिए, तीनों दफा चीन से धोखा मिला, तीनों दफा आपने भेजा। आपने उनको पीपीई इक्विपमेंट्स भी भेजे, आपने उनको दवाइयां भी भेजी। जितनी दफा ट्रंप ने अपने कंट्री के लिए क्राइसिस में जो चीज मांगी, वो आपने भेजी। उस चीज का देखिए बैक रिफ्लेक्शन जो है उस कंट्री के ऊपर कितना हुआ। चाइना का तिल मिलाना तो बिल्कुल जरूरी था इस वक्त, कि एक तो उनकी इंटरनेशनल मार्केट खराब हो रही है और दूसरी तरफ से वो देख रहे हैं उनकी रिप्लेसमेंट मिल गई। इंडिया वाज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट ऑफ चाइना इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल सर्कल। अब देखिए, आज रशिया ने सपोर्ट किया है इंडिया को परमानेंट पोजीशन के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। तो देखिए, ये वो देखता था चाइना को ये बातें 15 दिन से पता थी कि ये सब कुछ हो रहा है, दे आर ऑन द लूजिंग ग्राउंड। अब हमें क्या करना चाहिए भारत में? एक तो जवानों के साथ मिलके जवानों के साहस का प्रोत्साहन करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए उन जवानों को बोल के कि हम आपके लिए दुआ करते हैं। अगले के काम में पड़े। जैसे बर्थडे वाले दिन हमारे दादा दादी नाना नानी परिवार के लोग कहते हैं, बेटा आपकी बड़ी लंबी उम्र हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। वो लफ्ज बोलते हैं जो कान में पड़े तो दिल तक पहुंचे। ये हमें भी भारतीयों को करना चाहिए। अब अंत में आती है बात पॉलिटिकल टर्मोइल की इंडिया में। यहाँ अवंतिका जी, वी आर ऑन द बैक फुट। अमेरिका के अंदर चाइना के अंदर ये कम्युनिस्ट पार्टी होने की वजह से वहां पे कोई इलेक्शंस नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है। इसलिए वो जो करते हैं वो सारी कंट्री के ऊपर अप्लाई होता है। हम जो करते हैं वो सिर्फ एक पार्टी के ऊपर अप्लाई होता है। हमारा वॉइस जो है सिर्फ एक पार्टी का वॉइस समझा जाता है। इसलिए पप्पू जैसे जो बंदे हैं जिनको समझ नहीं किसी बात की, और कभी बाप के वक्त की फोटो निकाल के सामने रख देते हैं, उसको रेलेवेंस नहीं पता कि वो फोटो वहां पे खींची किसने थी और खींची क्यों गई थी, उसको रेलेवेंस नहीं पता। इस वक्त अवंतिका जी, हमारे बीजेपी को, उसके साथ साथ हमारी दूसरी जो पार्टियां हैं और हर एक भारतीय को अपने कमेंट्स में ये क्लियर लिखना चाहिए दैट कांग्रेस इज नॉट ओनली ऑन द रॉन्ग फुट बट देयर वर्ड्स आर इल टाइम्ड, बैडली टाइम्ड। आप कभी भी किसी बच्चे के सामने या किसी बड़े बुजुर्ग के सामने आप जाके ये नहीं सीधा कह सकते, क्या बात है तेरा रंग आज पीला क्यों हुआ पड़ा है। आप ये पूछते हैं, भाई आपकी सेहत आजकल कैसी है। थोड़ी तमीज, थोड़ा शिष्टाचार। अगर आपको कोई तथ्य पता है जो समझते हो कि बीजेपी को नहीं पता, या आपको किसी बात का शक है, उसको जरा
तरीके से पूछिए। इट्स नॉट व्हाट यू आर आस्किंग, इट्स हाउ यू आर आस्किंग। आजकल आप देखिए दुनिया में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या कहा जाता है, डजंट मैटर व्हाट यू आर सेइंग, इट मैटर्स हाउ यू से इट। राइट, एब्सोल्युटली इसमें बदलाव कांग्रेस को करना चाहिए और साथ ही साथ जो है ये चेंज जब होगा शायद देश अगर यूनाइटेड दिखेगा तो वो बेहतर रहेगा ऐसी ऐसी सिचुएशन में कम से कम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर। धन्यवाद वंतिका जी, भारत माता की जय हो। इसी के साथ एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और स्ट्रीट टॉक देख रहे हैं आप। स्ट्रीट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में जो लगातार तनाव जारी है उसके बारे में। आप व्यूअर्स भी अपने व्यूज़ और ओपिनियन जो है इस मंच के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। भारत के जवान तो शहीद हुए और साथ ही साथ जो लद्दाख में इस समय गतिरोध बना हुआ है और तनाव बना हुआ है, उसके बाद भारत की ओर से जो कदम उठाए गए हैं, भारत ने जो है सबसे पहला जो काम किया है कि अपने जवानों को जो है फ्री हैंड दे दिया है। अब यानी अभी तक ये रहता था कि भारत के जवान जो हैं वो अभी तक जो हैं कोई भी हमला किसी के ऊपर नहीं करते थे अनलेस और अनटिल कि वहाँ से अगर फायरिंग हो रही है या ऐसा कुछ है तो फिर तब ज़रूर जो है उन्हें रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी भी हमला उनकी ओर से नहीं किया जाता। लेकिन अब भारत के रक्षा मंत्री की ओर से ये कह दिया गया है जवानों को कि अगर उनकी जान पर बनाती है, और इसके साथ ही साथ क्योंकि चीन के साथ में करार था अब तक कि कोई भी जो है हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा किसी भी तरह से, जो है एलएसी पर कोई भी विपरीत परिस्थिति हो लेकिन किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी शांति बनी रहे एलएसी पर। लेकिन अब 15 जून की घटना के बाद जो है भारत के रक्षा मंत्री की ओर से सैनिकों को कह दिया गया है, जवानों को कह दिया गया है कि अगर आपकी जान पर बनाती है तो ज़रूर वहाँ पर जो है वापस से जवाब दें। और इसके साथ ही साथ प्रोटोकॉल की चिंता जो है वो बिल्कुल ना करें, करार की चिंता बिल्कुल ना करें, अपने खुद को जो है वहाँ सुरक्षित करें। खुद को सुरक्षित करने के लिए उनको जो वहाँ पर बन पड़ता है वो करें, यानी कि वहाँ पर जवाब ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ करार की चिंता ना करें, प्रोटोकॉल की चिंता ना करें, क्योंकि प्रोटोकॉल पहले ही ब्रेक जो है चीन के एंड से कर दिया गया है। इसके अलावा भारत की ओर से आपको बता दें कि भारत सरकार ने 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड जो है वो तुरंत आर्मी के लिए जो है जारी कर दिया है ताकि कोई भी ज़रूरत हो तो सैन्य सामान खरीदा जा सके। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार सर। हाँ कौन बोल रहे हैं आप? नमस्कार, मैं अमित शाह बोल रहा हूँ। जी। ओके। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जी लाइव टीवी के लिए। जी जी बोलिए सर, बिल्कुल आप ऑन एयर हैं। ओके, देखो ये जो अभी इंडिया और चाइना का जो हो रहा है उसके अंदर चाइना को तो पहले तो एक वार्निंग दे देनी चाहिए कि भाई इस तारीख तक अगर तू पीछे नहीं हटा तो हम लोग तेरे पे अटैक कर लेंगे। जी। दूसरा चीज ये है कि देखो ये लोग 1962 के बाद से थोड़े थोड़े करके घुसते ही जा रहे हैं, तो उसको निकालना तो होगा ही। और अभी अपन पॉलिटिक्स का जो चल रहा है उसको साइड में रख देना चाहिए। राइट। कि भाई देखो वो लोग बोलते हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री था तभी ये इतना घुसे, कुछ नहीं किया, ये नहीं किया। अभी इस वक्त वो सब छोड़ के अपन को क्या करना चाहिए वो जरूरी है। राइट। अभी मोदी जी ने एक थोड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि भाई वो लोग हमारी जमीन में जरा भी घुसे नहीं है, तो वो स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। वो घुसे है और बताना चाहिए कि भाई वो घुसे हैं इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। राइट राइट। और उसके पे बराबर अटैक करना चाहिए और उसको जितना भी 1962 के पहले से जो भी जमीन में घुसे है उधर से बाहर निकालो उसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज होनी चाहिए। और देखो जो कांग्रेस के भी जो लीडर है उनको कोई गिनता नहीं है। एक्चुअली ओपोजिशन जरूरी है पॉलिटिक्स के अंदर। उनको जो भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो भी सही है, गलत नहीं है। राइट। क्योंकि ओपोजिशन अगर नहीं होएगा तो फिर मनमानी हो जाएगी ना एक पार्टी की। राइट। तो उसकी वजह से उनको मोदी जी को आंसर भी बराबर करना चाहिए कि नहीं भाई वो लोग घुसे हैं इसलिए अपन ने ये चीज की है और ये करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि ओपनली होना चाहिए और
खुलेआम करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी, तो ये जो है अमित जी का ओपिनियन है कि भारत सरकार को भी ओपनली बताना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है इस समय, उस पर बात करनी चाहिए, पॉलिटिक्स ना हो। क्योंकि जिस तरह से अक्सर ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हालांकि अभी सरकार में है, लेकिन ये कह देते हैं, जैसे अभी अगर चीन वाला भी मसला है तो ये कह देते हैं कि तिब्बत जो है वो किसके समय में गया था, या चीन ने और जो हिस्सों पर कब्जा किया तो वो किसके समय में तमाम चीज़ें हुई हैं। तो वही अमित जी कह रहे हैं कि वो सब ना करके अभी एट प्रेजेंट जो चीज़ें चल रही हैं उस पर ध्यान दें, और उसमें भी जो है ये क्लैरिटी करें कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया था कि हमारी सरहद में नहीं घुसे, बल्कि उन्हें क्लियरली बोलना चाहिए था कि सरहद में घुसे लेकिन हमने जो है उनको वापस भेजा। जो कुछ भी सरकार कर रही है उसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए, और जाहिर तौर पर होनी भी चाहिए। हालांकि बेशक जो है तिब्बत गया या देश के और भी हिस्से जो हैं और भी ज़मीनों पर चीन ने कब्जा किया, लेकिन अभी कांग्रेस जो है वो भी हमलावर काफ़ी नज़र आ रही है केंद्र सरकार पर, और साथ ही साथ जो है इस समय अभी लगातार ये मांग की जा रही है कांग्रेस की ओर से कि इस समय जो सिचुएशन है उसको सॉर्ट आउट तो किया ही जाए, लेकिन साथ ही साथ जवानों की शहादत जो है उसका भी बदला लिया जाए। अगर हम राहुल गांधी को ही देख लें तो 15 जून को ये घटना घटी थी। 15 जून से अब तक राहुल गांधी जो हैं वो करीब 17-18 बार जो है वो ट्वीट कर चुके हैं इस पूरे मसले पर, यानी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन बार बार वो जो है इस पर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जो लेटर है वो सामने आया है, उनका स्टेटमेंट जो है, रिटन स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि जवानों की जो शहादत है उसको यूं ही व्यर्थ ना जाने दें, और साथ ही साथ जो पूरी सिचुएशन है उसको अच्छे से संभालने की बात भी उन्होंने कही है। कहीं ना कहीं इस समय कांग्रेस जो है वो आक्रामक मोड पर तो है ही, और आक्रामक शायद इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस को पता है 1962 में क्या हुआ था और अभी वो फिर से ना दोहराया जाए, और इसीलिए वो धब्बा जो है कांग्रेस का वो भी इस समय है जो कचोटता होगा, लेकिन साथ ही साथ मौजूदा स्थिति जो है उस पर भी जो है उस धब्बे को धोने की कोशिश भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो कोशिश इस तरह से कि फिर से ऐसी कोई घटना ना हो, फिर से जो है भारत का सर नीचे ना हो। और इसलिए बार बार सरकार से यही बात कही जा रही है कि इस पूरे तनाव को खत्म करने के साथ साथ भारत की सुरक्षा करें, मातृभूमि की सुरक्षा करें, उसको बचाएं, यानी उसको जो है कब्जा उसके ऊपर ना होने दें, ये भी सरकार सुनिश्चित करे। इसी के साथ स्ट्रीट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जस हिंदी। नमस्कार।